नमस्कार, आप देख रहे हैं TV24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है यूपी बुलेटिन का। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवापुरी क्षेत्र के मेहंदीगंज के किसान सम्मेलन को संबोधित किया। इससे पहले उन्होंने एक क्लिक से देश भर में 9.26 करोड़ किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ की किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त ट्रांसफर की। मंच पर 3 किसान टिकरी के रमेश साहनी, सेवापुरी के उदय भान सिंह और रोहनिया के लाल बहादुर राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंगवस्त्र देकर स्वागत किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलग अलग राज्यों से आई कृषि सखियों को प्रमाण पत्र दिए। उन्होंने कहा कि काशी के लोगों ने सिर्फ MP ही नहीं बल्कि तीसरी बार PM भी चुना है, इसलिए यहाँ अपने परिवारजनों को डबल बधाई। प्रधानमंत्री ने हर हर महादेव के उद्घोष से भाषण की शुरुआत करते हुए भोजपुरी में कहा कि चुनाव जीतने के बाद आज हम पहली बार बनारस आइल है। काशी के जनता जनार्दन के हमार प्रणाम। बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के आशीर्वाद, काशीवासियों के असीम स्नेह से मुझे तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री सेवक बनने का सौभाग्य मिला। इसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा भाषण में कि पूरे देश में हिंदुस्तान का अनाज सबके डाइनिंग टेबल पर होना चाहिए, ये मेरा सपना है। मेरा तो सपना है कि दुनिया की हर डाइनिंग टेबल पर भारत का कोई न कोई खाद्यान्न या फूड प्रोडक्ट होना ही चाहिए। इसलिए हमें खेती में भी जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट वाले मंत्र को बढ़ावा देना है। मोटे अनाज, श्री अन्न का उत्पादन हो, औषधीय गुण वाली फसल हो या फिर प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना हो, PM किसान समृद्धि केंद्रों के माध्यम से किसानों के लिए एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम विकसित किया जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा की रिक्त हुई 10 सीटों पर मजबूत प्रत्याशियों को उतारने की कवायद में जुटी है। पार्टी उपचुनाव के जरिए विधानसभा में अपनी उपस्थिति को बढ़ाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि विधानसभा में बसपा के उमाशंकर सिंह अकेले विधायक हैं। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर और राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद की वापसी को लेकर भी अभी कौतूहल बरकरार है। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद को सभी पदों से हटाने का मायावती का फैसला पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरा है। वहीं आकाश आनंद ने भी मायावती के इस फैसले के बाद चुप्पी साध ली है और उनकी सक्रियता कम हो गई है। जल्दी होने वाली चुनावी समीक्षा बैठक में आकाश आनंद के आने पर असमंजस बना हुआ है। झुलसाती गर्मी और जानलेवा हो गई है। मंगलवार को गर्मी के चलते यूपी में 171 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर और बुंदेलखंड के जिले में दिन भर सबसे ज्यादा तपते रहे। उरई 46.4 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा। कानपुर की रात 35.3 डिग्री के साथ सबसे गर्म रही। तो वहीं आपको बताते चले कि हालांकि मंगलवार शाम को यूपी के कई शहरों में आंधी आई और बारिश भी हुई। मंगलवार को न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 5 से लेकर 7 डिग्री तक अधिक रहा। बुंदेलखंड के बांदा, हमीरपुर, झांसी में बारिश हुई है जमकर। वहीं प्रयागराज और आसपास के जिलों में भी तेज हवा साथ साथ हल्की बारिश भी हुई है। लखनऊ और बरेली में जून की तीसरी सबसे गर्म रात रिकॉर्ड की गई है। लखनऊ में न्यूनतम तापमान 32.6 डिग्री रहा है, जबकि बरेली में 32.1 डिग्री रहा है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तरी तराई इलाकों में गरज चमक के साथ 19 जून से हल्की बारिश शुरू होगी। इसमें उत्तरी तराई इलाकों में प्रचंड लू से राहत मिल सकती है। शेष क्षेत्रों में अगले 3-4 दिनों में गर्मी से कुछ राहत जरूर मिलेगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी रायबरेली से सांसद बने रहेंगे, जबकि वायनाड सीट पर हो रहे उपचुनाव में प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी। कांग्रेस का ये फैसला अनायास नहीं है, बल्कि इसके सियासी मायने भी हैं। लोकसभा चुनाव में मिले जनमत से पार्टी उत्साहित है। कांग्रेस को उम्मीद है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में फिर से सियासी बात कही जाए तो फसल लहलहाती कांग्रेस के
दिखते पाले में जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश की सीमा में पहुंचते ही जातीय जनगणना और पिछड़ो दलितों की हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया था। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी इस मुद्दे को निरंतर हवा दी गई है। पिछड़े वर्ग का लोकसभा क्षेत्रवार सम्मेलन और संविधान रक्षा का संकल्प जैसे कार्यक्रम भी हुए हैं। इन कार्यक्रमों का नतीजा रहा कि पार्टी वोट प्रतिशत बढ़ाने में कामयाब रही। चुनाव जीतने के तत्काल बाद रायबरेली में कार्यकर्ताओं का आभार सम्मेलन भी इसी रणनीति का हिस्सा रहा। पार्टी की तैयारी है कि हर लोकसभा क्षेत्र में जल्द ही आभार सम्मेलन का आयोजन कर कार्यकर्ताओं और आम मतदाताओं को आभार जताया जाए। माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग के सदस्यों की अपराध से अर्जित संपत्ति को खोजने में जुटी कमिश्नरेट पुलिस को एक और सफलता हाथ मिली है। पुलिस ने अतीक की करोड़ों की एक और बेनामी संपत्ति खोज निकाली है। यह संपत्ति लुकरगंज स्थित अपार्टमेंट में है, जहां स्थित बेशकीमती दुकान को माफिया ने दबंगई के बल पर कब्जा कर लिया था। पुलिस को पिछले दिनों इस संपत्ति के बारे में पता चला। इसके दस्तावेजों की जांच पड़ताल शुरू की गई है। तब पता चला कि लुकरगंज में पार्क व्यू अपार्टमेंट बनने की शुरुआत में ही अतीक ने बिल्डर से पेंट हाउस अपने नाम करने का दबाव बनाया था। बिल्डर ने असमर्थता जताई तो उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद वह अपार्टमेंट में नीचे बनी दुकान को देने पर राजी हो गया। उसके बाद अतीक ने उस पर कब्जा जमा लिया, जिस पर अगर बात कही जाए तो जिस समय यह दुकान अतीक ने कब्जाई थी उस वक्त उसकी कीमत 80 लाख रुपए थी। हालांकि इसके बाद ही वह जेल चला गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने बिल्डर से पूछताछ की तो उसने बताया, पूरी कहानी बयां कर दी। उसने बताया कि माफिया उस पर जेल से बाहर था और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दिया करता था। खतरा होने की वजह से उसने मामले की शिकायत नहीं की। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस सूत्रों ने बताया कि बिल्डर इन संपत्तियों के संबंध में कोर्ट में भी बयान देने को राजी है। अफसरों का कहना है कि इस संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क करने की संबंधित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके मूल्यांकन के संबंध में जल्द ही राजस्व विभाग को भी रिपोर्ट भेजी जाएगी। फिलहाल इसकी वर्तमान कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। राजस्व विभाग की रिपोर्ट मिलने के बाद संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करने के लिए रिपोर्ट भेज दी जाएगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए TV24।